अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? खुशी तो आज झलक ही रही होगी क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। आज जो हम लोग पोइट्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जैसे हमने कल दिया, आज भी हम अपने पाकिस्तान के नामवर पोइट जिन्होंने रूमानी पोइट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया और इसके अलावा कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी पोइट्री में भी उनका कोई सानी नहीं है, तो हम अहमद फराज साहब को आज ट्रिब्यूट देंगे। अहमद फराज का नाम उन शोरा में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही कामयाबियों का परवान चढ़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो आज भी पोइट्री और जो गज़ल गोई में उन्होंने नाम अपना कमाया। ट्रांसलेशन की बात करें तो उनकी बहुत सी पोइट्री की ट्रांसलेशन हुई पूरी दुनिया में। उन्होंने अपना बाकी कहते हैं ना कि उनका कोई सानी नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया, जितना कि मैंने उनके साथियों से मेरी बातचीत हुई, जिनके पुराने साथी जिनके साथ बैठते थे, नशिस्त करते थे, पोइट्री की महफ़िलें होती थीं, इसकी कहते हैं ना कि अदब अदाब की पूरी महफ़िलें जमती थीं, तो उनका कहता है उनके एक्सप्रेशन का जो फॉर्म था, ऐसा फॉर्म हमें किसी और शायर में नहीं नज़र आता। शेर व शायरी बहुत से शोरा ने की, बहुत नाम है उन शायर का भी, मगर अहमद फराज का जो जिस तरह की उनकी पोइट्री है, जिस तरह का उनका काम है, वो अपनी जज्बाती पोइट्री, अपनी एक्सप्रेशन पोइट्री में बहुत महारत हासिल, उनका नाम था, उनका बहुत कहते हैं ना ग्रिप था। और उनका अगर बात करें तो अभी मैं रिसेंटली उनके साहबजादे का शिबली फराज साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी। वो कहते थे कि हम लोग बोर्डिंग में रहे और हमें अपने फादर के साथ ना इस महफ़िलों में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि हम महफ़िल में जाएं और उस तरह पोइट्री करें। उनको शायद पता था कि जो उन्होंने कुछ चीज़ें सफ़र की जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो नहीं चाहते थे कि वो लोग सफ़र करें। मीनिंगफुल शायरी के साथ साथ गज़ल गोई में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। अगर हम बात करें तो मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, रूना लैला साहिबा, उन्होंने बहुत उनकी गज़लें गाई हैं और पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, पूरी दुनिया में उनकी गज़ल गोई जैसा कोई सानी नहीं है। उनकी गज़लों पे डिफरेंट एक्ट्स हुए हैं, परफॉर्मेंसेस हुई हैं। अभी रिसेंटली एक माहिरा ख़ान की छोटी सी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने उन्हीं की गज़ल के कुछ लाइंस के ऊपर की। इट वाज अमेजिंग। हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपको उन सब पोइट से मिलवाएंगे जो उनका काम सराहते हैं, जो उनके काम के बारे में जानते हैं। जगजीत सिंह के नाम हो, पंकज उदास का नाम हो, ग़ुलाम अली साहब का नाम हो, नूर जहाँ साहिबा का नाम हो, मेहदी हसन साहब का नाम हो। फिल्म्स में उनकी गज़लें गाई गई हैं और अभी भी कहते ना कि रिवैम्प करके हमारे बॉलीवुड में भी उनकी गज़ल गा रहे हैं। उनकी गज़ल के बारे में भी बहुत बातें होती हैं। और जैसे कि मेरी बड़ी फेवरेट गज़ल है कि अब के हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले, तो ये भी एक पूरा एक कहते हैं एक सब्जेक्ट है, मीनिंगफुल गज़ल है, खूबसूरत बात है। एक्सप्रेशन का उनका काम था कि जिस तरह जज्बाती, और उनका एक स्टाइल बहुत डिफरेंट था। उनके जितने भी मैंने मुशायरे देखे हैं और उन्होंने जिस तरह अपनी पोइट्री के बारे में वो जिस तरह कहते हैं एक्सप्रेशन के साथ उनका एक पर्सोना था, एक पर्सनालिटी थी। तो पर्सनालिटी कहते हैं ना कि शायरी को कहना भी एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी फॉर्म होती है, एक बहुत बड़ा पर्सोना होता है। हर शख्स जो लिखता है उसको अंदाज़े बयां जो करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो उनकी जो पर्सोना था, उनकी पर्सनालिटी के अंदर ये बहुत एक पॉजिटिव ट्रेट था जो मैंने देखा, जो मुझे नज़र आया। इसके अलावा कहते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं तो खैर मिली नहीं उनसे क्योंकि 2008 में उनकी वफ़ात हो गई थी। कोहाट से उनका ताल्लुक़ था। उसके बाद मल्टीलिंगुअल थे, उनको पश्तो में, उनको उर्दू में, उनको फ़ारसी में, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में अबूर हासिल था और वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में बात करते थे, अपनी शायरी बयान करते थे, लिखते थे। बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, उन किताबों का भी तज़किरा हम आपसे करेंगे, उसकी भी बातचीत करेंगे। अवार्ड्स की बात करें तो उनका हिलाल इम्तियाज़, उनको सितारा इम्तियाज़, उनको उर्दू पोइट बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, उनको
डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग और उर्दू और पश्तो हिंद को ज़बान में भी उन्होंने बहुत स्क्रिप्ट्स लिखे। उनकी राइटिंग उनकी प्ले राइट्स भी उनकी मौजूद हैं। और उसके अलावा ये है कि रेवोल्यूशनरी पोइट उर्दू लैंग्वेज में इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न उर्दू पोइट्स में उनका शुमार किया जाता है। गज़ल गोई में उनका कोई सानी नहीं है। और आज हम ट्रिब्यूट देंगे अहमद फराज साहब को, जिनकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। और एग्ज़ाइल के बाद भी वो पाकिस्तान का कहते ना कि परचम अपने दिल में लिए कहते थे कि मुझे किसी तरीके से मैं पाकिस्तान चला जाऊं और पाकिस्तान जाके ही अपना आखिरी जो दिन है वो मैं गुजारूं। और उनकी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे और उनका जो आखिरी आरामगाह है वो भी इस्लामाबाद ही का ही मरकज़ है। तो उनके बेटे जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ गए। और कहते हैं कि हमेशा एक जो छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि एक इंटरव्यू में शिबली फराज साहब का सुन रही थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि शायर का बेटा भी शायर हो। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभार इतने बड़े बाप का बेटा, इतना बड़ा बाप जो है, उनका नाम ही कहते हैं कि उनको कहते हैं ना कि बाप का नाम जो है ना वो कभी उस तक हम पहुँच ही नहीं सकते। हमेशा लोग उनके नाम की वजह से उनको याद किया जाता है। तो कहते हैं कि हमने जुर्रत भी नहीं की कि हम पोइट्री को अपना एक हॉबी भी बना सकें, क्योंकि उनकी जो पोइट्री है उसका कोई सानी नहीं है, उस जैसी कोई उनकी रीच ही नहीं है। कहते हैं आज भी अगर मुझे पॉलिटिक्स में या मुझे किसी भी चीज़ में, मुझे कोई चीज़ में उनका एक स्टांस लेना हो तो मैं उनकी किताबें खोलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं बीइंग अ मिनिस्टर मैंने बहुत कहते हैं कि अब उनकी पोइट्री से ही बहुत चीज़ें सीखी हैं और मैं सीख रहा हूँ। और उनके जाने के बाद ही हमें एहसास हुआ है कि उनकी पोइट्री में कितनी ताकत थी। उनकी आवाज़, उनका एक्सप्रेशन ही उनका फॉर्म था और कलम की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। तो आज हमारे जो ट्रिब्यूट है अहमद फराज साहब को हम देंगे और हम उनके तमाम गीत, तमाम गज़लें, तमाम वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। इसके साथ हम आपको अपनी गेस्ट लिस्ट बताएंगे कि हमारे साथ हमें किसने ज्वाइन किया है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धड़क। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की घाक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है गुज़रता है गुज़र जाएगा। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। ज़ालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। क्या कहने, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे। मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख दिया।
अब के हम बिछड़े तो शायद, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। ये खजाना तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों मेरे। दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों मेरे। अब के हम बिछड़े तो तू है ना वो माज़ी है फरार। तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह व्यूअर्स, तो अहमद फराज साहब को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हमने जो लाउंज अपना क्रिएट किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स से उनको मुतारफ़ कराऊँ। तो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं वसी शाह साहब, जो कि किसी तारुफ के वैसी मोहताज नहीं है, आप सब उनको जानते हैं। और अब्बास ताबिर साहब, जो कि माशाल्लाह जिनकी पोइट्री ने पूरी दुनिया में धूम में लगाई हुई है। और सुगरा सदफ साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की शी इज़ अ डायरेक्टर टू, and she has been working on her books and poetry too. And Hassan Zafar Saab, he's been teaching, he's an educationist, he's a filmmaker, he recites different poetry and he has a different style. So we have this lounge with us. तो आज हम अहमद फराज साहब को ट्रिब्यूट देंगे
और उनकी पोइट्री पे बात करेंगे, कुछ उनके साथ यादें, कुछ उनकी बातें जो कि ज़ाहिर है जिन्होंने टाइम गुजारा वही बता सकते हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना फराज साहब को अफसोस रहेगा इस बात पर। मैं भी यही कह रही हूँ। बहुत अच्छे। तो एज इन बीइंग शख्सियत कैसे जानते हैं। बट एक और चीज़ मैं अपने जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि वो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे जो सिंगर्स हैं, सारा गज़ल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से। और हमें ज्वाइन किया है एहसन अब्बास साहब ने। थैंक यू सो मच। आपका तो वैसे अपने गाया भी बहुत खूबसूरत है। अभी सारा की आवाज़ सुनेंगे हम। जी श्योर। तो हम बात कर रहे थे अहमद फराज साहब से, तो कुछ बताएं उनके बारे में। भाई देखिए, फराज साहब के बारे में क्या कहें कि वो फराज साहब जो थे ना, वो अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने रवैयों के हवाले से, अपने दरून और बैरून आप उनका देख लें, वो एक मुकम्मल यानी कि जैसे कहिए ना कि शायर थे। और फराज साहब का जो काम है, मुझे सच्ची बात यह है कि वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अगर आप फराज साहब के काम की तारीफ़ करना जो है, वो मुझे सच्ची बात यह है कि लफ्ज़ जो हैं बाज़-औक़ात नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस मकदार का काम और मुसलसल डे वन से लेके आखिरी किताब जो उनकी आई पसंदाज़ मौसम, या उसके बाद भी शायद कोई आई, उसका मयार जो है वो आपको एक ही नज़र आता है। अच्छा, ये बाद में तो आप कह सकती हैं कि भाई आखिरी दिनों में जो शायरी है लोग बाज़-औक़ात ग्रो कर रहे होते हैं, अलबत्ता इब्तिदा में भी उनके यहाँ जो काम आपको नज़र आता है वो उसी मयार का है, और एक आला मयार का जो बाद के सफ़र में आपको नज़र आता है। और फराज साहब तो एक रोमांस का नाम है। फराज साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ उन लोगों के महबूब नहीं थे जो शेर से मोहब्बत करते थे। फराज बुनियादी तौर पे इस पूरी सोसाइटी के महबूब थे, पूरी सोसाइटी उन पे फ़िदा थी। और मैं समझता हूँ कि शायरी के ख़ुद वो महबूब थे, यानी कि शायरी जो थी वो भी उन पे फ़िदा थी। उनकी शख्सियत, उनकी आवाज़, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, और उनके रवैये, उनका मिजाज, मतलब फराज साहब के हवाले से। और मज़े की बात यह है कि अब की जो जनरेशन है, अभी कल भी हम बात कर रहे थे, दीगर वजूहात की बिना पर लाज़िम बात है, ज़िंदगी और ज़माना इस कदर तेज़ हो गया है, इतनी आपके पास अब अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं कि आदमी फ़ौरी तौर पर यानी कि आगे निकल जाता है, भूल जाता है बहुत सारी चीज़ों को। मगर फराज साहब का जो उरूज था, और मैं समझता हूँ कि अभी भी है, और फराज साहब का यानी कि जो शायरी में जो मकाम था, मुआशरे में जो मकाम था, सियासत के हवाले से जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, माशाल्लाह के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वो एक बुलंद बांग आवाज़ के तौर पे और एक अलामत के तौर पे, उस अलामत के तौर पे कि वो उस कलम की उस अलामत के तौर पे जो हमेशा अवाम के साथ खड़ा होता है, जो हमेशा ताले आज़माओं के आमिरों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। तो फराज साहब ने तो एक बहुत ही भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से, रेवोल्यूशनरी पोइट्री भी थी और रोमांस, यानी कि रोमांटिक पोइट्री। हाँ, उनकी शख्सियत के पहलू अच्छे और बहुत फोकस्ड आदमी थे। जैसे ताबिश भाई ना, इनका एक कमाल ये है कि इन्होंने शायरी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं कभी कभी इन्हें रश्क की निगाह से देखता हूँ, चूँकि इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत मैं अदा नहीं कर सका, उसकी कई वजूहात हैं। फराज साहब भी उन्हीं में से थे। फराज साहब ने दीगर काम जो थे वो बहुत कम किए, अगर किए भी तो बराए नाम जिसे आप कहिए। और आखिरी उम्र में तो फिर भी उन्होंने कुछ इदारे वगैरह जो थे उनकी यानी कि सरबराही की, मगर इब्तिदा में तो बहुत ही वो फोकस थे। ये मुझे इसलिए याद आई कि एक ज़माने में मुझसे उन्होंने ये बात की थी। मैंने उनसे कुछ दीगर जो असनाफ़ हैं उन पर तबाह आजमाई करने के हवाले से बात की। अखबारात का प्रेशर तो खैर क्या होना है, लेकिन अखबारात आपसे कहते हैं कि भी लिखिए, कॉलम लिखिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो फराज साहब ने मुझे बड़ी सख्ती से मना किया। तो वो जो उनका फोकस था, वो जो उनकी मोहब्बत थी, वो जो उनका इश्क था सिर्फ़ और सिर्फ शेर से, वो उन्होंने बिल्कुल एक जैसे एक आपका एक वो ना कि पहला मिसरा में वजू यहाँ नहीं आपके साथ शेयर करा, दूसरा है कि एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। वो उनका शेर के हवाले से भी मैं समझता हूँ उनका नज़रिया था। और यही वजह है कि शेर ने भी फिर बेपनाह उनको नाम दिया, बेपनाह
उनको चाहा, और दोनों ने, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को सर आंखों पर बिठाया। वाह, मज़ेदार बात, खूबसूरत बात की है। सुगरा साहिबा, कोई कभी मुलाकात हुई, कैसे आपने उनको एज अ पर्सन देखा, उनके काम के ऊपर कुछ रोशनी डालें? जी बहुत शुक्रिया। फराज साहब से ज़ाहिर है कि हम एक ही अहद में ज़िंदा थे, उनके अहद में ज़िंदा थे, तो मुख्तलिफ़ मुशायरों में उनसे मुलाकात हुई, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो लाहौर में भी जब वो आते थे, तो मैं जब टेक्स्ट बुक बोर्ड में थी वहाँ पे मुशायरा हुआ, तो पहली दफ़ा मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। और बहुत खूबसूरत इंसान, जिस तरह वसी ने भी बताया, और मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों पर खुदा का ख़ास करम होता है। जो मकबूलियत है, जो इज़्ज़त है, जो महबूबियत है, ये ना आप पैसे से हासिल कर सकते हैं, या ना रुतबे से हासिल कर सकते हैं, ना किसी डांट टपट के। शेर लोगों के दिलों में घर कर लेता है किसी का, और वो करम वाला बंदा होता है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छी शायरी कर रहे होते हैं। इस वक्त भी आप देखें तो बहुत सारे लोगों की शायरी के दीवान आप देखेंगे, उनमें बड़े उम्दा शेर मिलेंगे, लेकिन उनका नाम भी नहीं आप जानते होंगे। तो वो जो महबूबियत है और वो ख़ास करम है रब का, कि वो किसी का शेर लोगों के दिलों तक, लोगों की रूहों तक ऐसे पहुँचा जाता है कि वो फिर हर तरफ घूमने लगता है। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि हम सब भी ब्लेस्ड लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हैं। ताबे साहब पूरी दुनिया में, इनके शेर ने जिस तरह एक पहचान की और मोहब्बत मिली, पूरी दुनिया में मुशायरे पड़े, वसी को जिस तरह चाहा गया, अगरचे उन्होंने खुद कहा कि मैंने शायरी से बड़ा सुतेला सलूक भी किया है। नहीं, मैं सुतेला कभी नहीं कीता। नो, सका कीता जे। अच्छा, हाँ, लेकिन बहरहाल वसी, देखिए मैं ज़ाती ज़िंदगी में इसका कायल नहीं हूँ, अच्छा, मगर शायरी जो है ना वो महबूबा भी रही, और हाँ पहला इश्क भी रही, और आखिरी भी रही। कभी कभार जैसे कभी कभार कहते हैं ना, इधर उधर चांक झांक कर ली शायरी के मामले में, दीगर मामले ऐसा नहीं, शायरी नहीं, बल्कि अदाकारी के हवाले से आपने अदाकारी, वो उसके साथ तो बिल्कुल ही शायरी तो आपने की, लेकिन वो ये मैं बात वसी उससे तो दूसरे दिन ही तलाक हो गई। इत्तेफाक करती हूँ कि एक फोकस जो बंदा रहता है वही नाम कमाता है। इसलिए कि तख्लीक का सफ़र ऐसा नहीं है कि आप फाइलों में भी उलझे हुए हैं और आपके अंदर शेर भी कुल बला रहा है। क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपकी मुतासर ज़रूर होती है जब बहुत सारे आप कामों में उलझे होते हैं। तो फराज साहब खुशकिस्मत इंसान थे, एक बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजारी, एक शहज़ादे की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत चाहा। और उनके नाम पे वो उनका अपना भी शेर है कि माँ ने और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत है तुझे कि माँ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रखा, बच्चों के नाम। अब्बास ताबिर साहब, एक ये ज़माना आया था कि हमें नहीं पता था फराज साहब का, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एक जब हम बड़े हुए ना तो हर चीज़ के आगे फराज, एक चला था, बहुत एकदम से वायरल हुआ, देन वी गॉट टू नो अक्षर ये तो अहमद फराज साहब की हर चीज़ में आगे उनका ना तखल्लुस लगा देते फराज, मैसेज होता था। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ, कहते हैं ना कि एक चीज़ को ट्रैवल का तरीका है कि आम लोगों तक कैसे रसाई हो सके ना। ये तो खैर अच्छी बात नहीं है जो किया गया। मैं समझता हूँ कि एक बड़े शायर के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें हम तफसील में नहीं जाते। आज पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ A+ को कि आज यौम मोहब्बत है और मोहब्बत के शायर पर हम यहाँ गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं। बात यह है कि वसी ने एक मिसरा सुनाया कि एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। तो इसका मिसरा उला था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। वाह वाह, ये अलग बात कि वो मोहब्बत में तौहीद के कायल नहीं बिल्कुल नहीं थे। तो अच्छा, उसकी वजह क्या है? फराज साहब जो है ना, उन्हें मोहब्बत का शायर कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि फराज जो है वो आशिक नहीं है, वो महबूब है। महबूब है। अब उनकी गज़ल जो हम अभी ज़िक्र करेंगे उसका, कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। तो आशिक जो होता है वो महबूब को बुलाता नहीं है, वो जाता है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत एक इज़्तराब की सी है। ये मीर आशिक है। तो ये महबूब शख्सियत थे, महबूब शायर थे, और महबूबाना रवैया ही उनकी शायरी में मौजूद है। बिल्कुल। और फराज का एक करिश्मा था, और बल्कि मैं समझता हूँ करिश्मा है। आज के दौर में अब कोई शायर 2 साल, 4 साल, 10 साल भी अगर स्टेज पर रह जाए मंजर पर, तो बड़ी बात होती है।
लेकिन फराज साहब ने 60 बरस ओह गॉड। वाह वाह वाह। शोहरत के देखे, और वो शोहरत जिसमें इज्जत थी। इज्जत। अच्छा, मोहब्बत की शायरी करते हुए हम लोग बाज़ औक़ात एक उसमें क्राफ्ट में कच्चेपन का शिकार हो जाते हैं। एक सस्ती जज्बातियत मोहब्बत में हम डाल देते हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए बात। लेकिन फराज साहब के यहाँ जो है मोहब्बत के वो मामलात हैं जो अज़ली और अबदी हैं, यानी वो वक्ती नहीं है। उन्होंने ऐसी कैफियत मोहब्बत की बयान की हैं जो हमेशा से थीं, हमेशा रहेंगी, इसीलिए फराज जो है वो मौजूद है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि फराज जो है उनके हम असरों में जितने भी हम उम्र शायर उनके थे या अल्लाह सलामत रखे जो अब भी हैं, उन सब में सबसे अच्छा क्राफ्ट जो है वो फराज का है। और क्राफ्ट होना कि मिसरा कसा हुआ हो, बना हुआ हो और उसमें फ्रेशनेस भी हो। बहुत से लोग होते हैं मिसरा तो कस लेते हैं मगर लेकिन बोझल हो उनमें जाता है, ताजगी नहीं होती। ताजगी रहे। तो फराज के यहाँ वो ताजगी जो है वो मैं समझता हूँ कि पहली गज़ल से लेकर आखिरी गज़ल तक मौजूद रही। वाह। और मैं ताबिश भाई, क्या आप इससे एग्री करेंगे? मैं एक तालिब इल्माना सवाल करूँ कि वो उनके मिसरे की रियाजत जो है वो नज़र नहीं आती थी। यही बात है ना, ताजगी इसी सूरत में आ उसी सूरत सकती में है ना। एफर्टलेस हो जाए। इस पे जो है ना, एफर्टलेस हो जाए। देखिए इस पे रोदकी का एक जुमला है, उसने कहा कि जो मिसरे कहने में मेरी रातें सफ़ेद और दिन स्याह हो गए। लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा वाह क्या आमद के मिसरे हैं। हाँ वाह। तो फन तो यही होता है ना कि अब एहसन अब्बास गज़ल गा रहा है, अब राग कोई मुश्किल है लेकिन हमें इतना लुत्फ आ रहा है उसमें, तो ये कमाल है कि ये महसूस ना हो कि वो कितने उस तरह। पोइट्री का एक जो एक्सट्रैक्ट एक्सटेंट होता है वो भी बड़ा मैटर करता है, एक एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। और उनकी गज़लों से तो हमें बाकी जो है ना जो बड़ी फेमस गज़लें हैं उनसे लव एक्सप्रेशन मिला है। आज मोहब्बत का दिन है। मैं ताबिश भाई की बात पे एक, जब भी आपके पास वक्त हो बस इसे हमने एक ब्रेक मिनट पे की जाना है। बात ब्रेक के बाद हम मजीद उनको एक ट्रिब्यूट देंगे, उनकी गज़लें सुनेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। जैसे दो साए तमन्ना के सराब शिकवाए से तो कहीं अपने से कोई जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते वरना इतने मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते
फिर भी लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया ओ सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जान उसे पास वफा था के ना था उसकी वो जाने उसे पास वफा के ना था। तुम फराज अपनी तरह से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। ख्वाबों में मिले अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इससे पहले के बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने से क्या हो जाए। अहमद फराज साहब, आज दिन भी ऐसा है, मोहब्बतों का दिन, प्यार फैलाने का दिन, तो उनकी पोइट्री, उनकी शायरी से हमें पता लगता है कि एक्सप्रेशन और मोहब्बत का तकाजा क्या था, एक्सप्रेशन कितना मैटर करता था, और एक पुख्ता वर्डिक्ट के साथ वो एक एक्सप्रेशन को लेकर आ गया है। और उनका एक्सप्रेशन तायाद जब तक उनकी शायरी है वो एक ही तरह का रहा। तो हसन ज़फ़र साहब, कुछ उनकी कोई बात, कोई उनका एक कोई आपको कोई उनका फेवरेट कोई शेर आप सुनाना चाहते फेवरेट हैं? तो बहुत सारे हैं और इन्होंने बहुत इतना अच्छा गाया भी है। और टू बी ऑनेस्ट, ताबिश साहब और वसी साहब, जो कि आप लोगों की तो नशिस्त भी रही है, खुशकिस्मत लोगों में से हैं बहुत आप लोग। मैं तो Travelling बहुत हिना वाले कैंप में से हूँ, मैं कम नसीबी के वो उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी कभी। तो एक शेर मैं आपकी खिदमत पेश कर देता हूँ। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, हाँ, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। क्या बात, क्या बात। और इश्क आगाज में हल्की सी खलिश देता है, बाद में सैकड़ों आज़ाद से लग जाते हैं। वाह। तो अरे यार, अहमद फराज साहब, उनकी जो शायरी है, और अभी जो तबसरा कर रहे थे ताबिश साहब भी, वसी साहब भी, कि एक एफर्टलेस चीज़ है और उसमें वही बात हम कहें तो कुछ लगती है, वो कहें तो कुछ लगती है। सो दैट इज़ एक्चुअली पोइट्री। और वो डेडिकेशन, कमिटमेंट, ताबिश साहब की भी वैसी कहानी है। तो मुझे जब ये लोग ये तस्करा कर रहे थे कि उन्होंने सिंगल माइंडेडली ये काम किया, तो विलियम ब्लेक का ये तस्करा जहन में आता है कि वो उसने भी एक सिंगल माइंडेडली अपने आप को ये तस्लीम कर लेना कि मैं एक शायर हूँ। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और उस कमिटमेंट के साथ रहना। और अब ये देखिए कि जिस दौर में वो शायरी कर रहे थे, उस ज़माने में उनके कंटेम्प्रेरीज क्या थे। व्हेन ही वाज अ यंग पोएट, एहसान दानिश साहब थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, और कितने बड़े बड़े नाम लीजिए। जी जी, वसी साहब, अहमद नदीम कासमी साहब और थे। उनके अहमद नदीम कासमी साहब थे, फिर मुनीर नियाज़ी साहब, लतीफ़ शफ़ाई साहब, एक लिस्ट है उस ज़माने में बड़े नामों की। नामों की। और उस दौर में
अपने आप को मनवा लेना, अगर मनवा ना चले ज़रा भारी हो जाएगा लफ्ज़ उस लिहाज से, लेकिन अपने आप को विजिबल कर लेना उनकी प्रेजेंस में, मैं ख्याल में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए आसान बात नहीं। हसन साहब, वो ना जो उर्दू की क्लासिकी रवायत है जिसमें लाजवाब बहरें कहीं से आई हैं, मगर ख़ास तौर पे जो फ़ारसी जो तलाज़मे थे और ख़ास तौर पे जो फ़ारसी रवायत है उससे वो बिल्कुल इस तरह से यूं करके जुड़े हुए थे। यही वजह है कि आप देखें तो आपको लुत्फ़ जो है, अच्छा इसको आप इंस्पिरेशन भी नहीं कहेंगे बल्कि एक अपना अंदाज़ है, मगर उसी जॉनरा में उसी कबील के लोग आपको लगते हैं। आपको आतिश का भी लुत्फ़ आता है, कहीं कहीं आपको मीर का लुत्फ़ आता है, कहीं आपको मोमिन जो हैं वो भी अपना, यानी वो पूरी जो उर्दू पोइट्री की ट्रेडिशन रवायत है से वो उनमें नजर आती है कि वो और एक बड़ी कमाल बात है। मैं चाहूँगा ताबिर साहब अगर इस पे ज़रूर बाद में तबसरा करें, जो भी इनकी राय हो, कि ना देखिए अब बहुत सारी फराज साहब की गज़लें ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ ये रवायत है, हमारे यहाँ ये यानी कि रवायत है, और रवायत जो है लाज़िम बात है कि वो जिसे कहिए कि आप उसकी इजाज़त होती है, जो चीज़ रवायत बिल्कुल नहीं, वो उसकी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप इम्पोर्टेंस भी है और वो इजाज़त भी होती है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जिसमें वो पोइट्री की, तो उसमें वो रवायत से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ वो ये होता है कि जो बहरें हैं, अगर किसी शायर ने कोई बहर जो है वो नई दरियाफ्त की है और नई बहर पे लिखा है, तो सब उस पर वो ओपन होती है। वो जैसे समझिए कि चिराग जला के उसने सरेआम रख दिया, जो भी उससे फ़ायदा उठाना चाहे। अच्छा, अब देखिए कमाल ये होता है कि जैसे ये जाते जाते हैं और दीगर कई ऐसी बहरें हैं, बेपनाह मशहूर कलाम है जो क्लासिक जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये बहर जो है पहले भी आतिश ने या मोमिन ने या गालिब ने कहीं इस्तेमाल की है, या और भी दीगर शुअराए कराम ने इस्तेमाल की है। मगर कमाल ये होता है कि एक संघासन है, उस पर सैकड़ों लोग आके बैठे हैं और बहुत पहले से आके बैठे हैं। फराज साहब का कमाल ये था कि जब वो संघासन पे आके बैठते थे तो वो संघासन जो लगता था कि उन्हीं के लिए बनाया, वो उन्हीं के नाम से जाना जाता था, और लोग बाकी चीज़ें जो है बाज़ औक़ात वो इंडिविजुअल टैलेंट है उनका, जी वो भूल जाते थे। तो ये उनका एक कमाल था। दूसरे वो अशरफ शाह साहब के हवाले से मैं एक बात कर रहा था, जो रियाजत की हम बात कर रहे थे। अगर ताबिश भाई इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं फिर वो बात आगे कर लूँ। आप पहले इस पे कुछ कह लीजिए ताकि आपकी भी वो आ जाए, मैं फिर वो अगली बात। असल में दो वाक़यात हैं और उसी में अशरफ शाह का भी पूछना चाह रही थी वाक़यात के बारे में। एक मुशायरा हो रहा था ह्यूस्टन में। फराज साहब जब मुशायरे में बैठते थे तो खामोश बैठते थे, दाद नहीं देते थे किसी को। अच्छा, दाद और नहीं देते थे? नहीं देते थे। अच्छा। ऐसे लगता था जैसे ये सुन भी नहीं रहे। सुन हो गए बल्कि। हाँ, बैठे हुए हैं, सदारत कर रहे हैं, उनके साथ की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ। एक शायरा गज़ल सुना रही है। उसने कहा फराज साहब आपकी नज़र। तो फराज साहब इधर राइट साइड पे दरवाज़ा खुला हुआ था उस ऑडिटोरियम का, वो उधर देख रहे हैं। मैंने कहा सर वो आपको मुतवज्जे कर रही है कि सुने शेर, कि तुम सुन लो। अच्छा, ये कह के चुप। अच्छा, फिर ही उधर देखते रहे। उस शायरा की गज़ल में एक शेर आया, अचानक उन्होंने यूं सर मोड़ा और उसे दाद दी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो एक एक शेर सुनते थे और जो शेर होता था उस पे दाद देते। जी, बाकियों को नज़रअंदाज कर देते। फिर डैलस में एक वाक़या हुआ कि बैठे हुए हम कहीं डिनर पे, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी तारुफ़ कराया गया, ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बेटे हैं। तो मैं बड़ी खुशी से उन्हें ले गया, फराज साहब से कहा कि ये ख्वाजा साहब के बेटे हैं। तो फराज साहब खड़े हो गए उसके एहतराम में और अपने साथ जगह बनाई, बैठे, और बैठते ही कहते हैं कि म्यूज़िक पे क्या कर रहे हो आजकल। ओए होए। तो उसने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं ज़ाया करूं म्यूज़िक पे। उन्होंने उसे कलाई से पकड़ा, कहा आप तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से। वो एहतराम उसका नहीं था, वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर का एहतराम है और उनके म्यूजिक का था। ठीक है। तो फराज साहब में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं। जहाँ फैज़ साहब का नाम आया है, जहाँ अहमद नदीम कासमी का नाम आया है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर का, और उस ज़माने के सारे बड़े लोग, बड़ा आदमी हो के बड़ों का एहतराम और ज़्यादा करता है। बड़ी बात है। ये एक लेसन है बहुत जो बड़ी बात है। यूथ के लिए कि सीनियर्स का एहतराम जो है वो ज़रूरी चीज़ है। अशरफ शाह के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वहीं डैलस में
फराज साहब ने एक गज़ल कही, ज़माने लग जाएं, जी हाँ, उसमें उन्होंने कवाफी बांधे चटाने ज़बाने, यानी नून गुन्ना वाले को है बड़ी ये के ये साथ की जगह से वो उन्होंने किया। अच्छा खैर, वो बाद में जब गज़ल आई तो वो उसमें नहीं थे कवाफी। फिर एक ज़माने में एक ख़बर आई कि फराज साहब की डायरी गुम हो गई है। अच्छा कमाल ये था कि वो जो लिखते थे उन्हें ज़बानी याद होता था, उन्होंने वो सब फिर ज़बानी लिख लिया। अशरफ शाद जो हैं वो सामान कहीं शिफ्ट कर रहे थे एक घर से दूसरे घर में, तो उन्हें वो डायरी मिल गई, तो दोस्त थे वहीं रुके हुए थे, वहीं भूल गए होंगे। तो अशरफ शाद ने उन्हें कॉल की कि जनाब आपकी डायरी मिल गई है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी कर लूँ और रख लूँ। नहीं, उन्होंने कहा नहीं तुम ओरिजिनल रख लो। तो उसके बाद फराज साहब का जब इंतकाल हुआ तो अशरफ शाद ने वो डायरी जो है फराज बकलम खुद, ये दोस्त पब्लिशर्स ने इस्लामाबाद से शाये की, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि उनकी शायरी एफर्टलेस लगती है। वो पढ़ के आपको पता चलेगा कि वो मिसरा कितनी बार काटते थे, कितनी बार दोबारा लिखते थे, और शेर की पहली शक्ल क्या थी, आखिरी क्या थी। एफर्ट करके एफर्टलेस होना जो है ना वो फराज। खूबसूरत बात। ये मैं इसी वाक़े की बात कर रहा था, क्योंकि मैं जिस ज़माने वो नहीं छपी थी तो उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया गया, तो बेसिकली फराज साहब वहाँ कई हफ्तों रहे थे। तो ये किताब तो ये ऑस्ट्रेलिया में बुनियादी तौर पे उनसे इधर उधर कहीं हो गई थी, रह गई थी, फिर वही यही जो बात वो कर रहे थे, और बिल्कुल यही बात जो थी, तो वो चूँकि मैंने छपने से पहले उस डायरी को देखा, मैं हैरान रह गया कि उसमें से यानी कि कितना एक एक लफ्ज़ के ऊपर कितनी मेहनत की गई थी, और जो चीज़ उस मेहनत के बाद वहाँ फाइनल की गई थी जब वो किताब में छपी, एक तो वो छपी ना, एक तो वो छपी जो शाह साहब ने छापी। जब किताब अगर आप देखें तो उस यानी कि फराज साहब ने वहाँ मेहनत की, फिर उसके बाद में उसे देखा, और फिर जब किताब में छपी है तो वहाँ जो एक पेपर के ऊपर उन्होंने फाइनल की हुई थी चीज़, उसको 2 बार 3 बार काटा हुआ था, किताब में छपी है तो वो उससे भी मुख्तलिफ थी, यानी कि आखिरी वक्त तक, जिसे कहिए कि प्रेस में जाने तक वो उसके ऊपर मेहनत करते रहे। तो ये बड़ी अहम बात है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, यहाँ 2 शायर मौजूद हैं और मैं ट्रूली ना 3 आई फील सो हम्बल्ड इन देयर प्रेजेंस। ये जो आमद होती है फराज साहब के हवाले से भी जो आप बात कर रहे हैं, वो एक रॉ फॉर्म में होती है और फिर उसको बाद में रिफाइन किया जाता है, तो ये आप सबके लिए भी ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम शेर कह रहे होते हैं या कोई भी शायर कह रहा होता है, तो वो एक ऐसी रॉ होती है, एक ऐसी फेज़ होती है कि उसमें शेर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि ये जो गज़ल हमने लिखी है ये हमारे कैरियर की सबसे अच्छी जी जी, शुरू में तो यही लगता है। जब हर गज़ल लिख के यही लगता जब है। उसके बाद हम उस फेज़ से बाहर आते हैं, बाहर आके देखते हैं तो पता चलता है इसमें 1.5 मिसरा अच्छा, बाकी सब तो फिर उस अज़ियत से जो है वो गज़ल फिर जन्म लेती है। अब्बास ताबिश साहब, डॉक्टर सुगरा साहिबा, वसी शाह साहब, हसन जफर साहब, अभी हम लोग मजीद जो है ना, जो आमद का जो एक जो टॉपिक है ना, इस पर बात करेंगे। हमें जाना है छोटी सी। अच्छा, एक आप शेर सुन लीजिए, इसलिए कि हमने शायर का जिक्र जो है वो नसर में बहुत कर दिया है। अच्छा, तो जाते जाते एक शेर सुन लीजिए, भाई याद आ गया मुझे। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तखल्लुस को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सुभान अल्लाह। तो ऐसे मिसरे जो ज़रबुल मसल बन जाएं, मुहावरे बन जाएं, ऐसे शेर। सही बात। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जाना छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जो हमारा जो सिलसिला है अहमद फराज साहब को ट्रिब्यूट देने का, वो जारी रहेगा। आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। ढूंढे उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले।
चलो वो इश्क नहीं चाहने की आदत है, पे क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। तू अपनी शीशागरी का हुनर ना कर ज़ाया, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। वाह वाह वाह। कहते हैं ना बहुत कि अच्छा। फराज अहमद फराज साहब का जो शेर है मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। एक कंप्लीट उनका वर्डिक्ट है। मैं तो हमेशा यही देख रही हूँ कि जितनी भी मैंने पढ़े हैं, रिसाइट किए हैं, ऑल्दो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत, फिर वाली बात है, बहुत मैटर करता है। हालांकि आपने जैसे प पढ़ा है पर के बजाय, उसकी भी आपको दाद मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बड़े बड़े शायर गलती कर जाते हैं बाद में। फिर भी भाई बहुत अच्छा संभाला। स्पेशली सुना मैंने उनका पर है कि उन्होंने प बोला है। डॉक्टर सुगला साहिबा मुझे नहीं, आपने ठीक बोला है। ठीक बोला। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि तो क्या करें, कोई क्या ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई उनके साथ कभी बैठने का मौका मिला हो, कोई बात शेयर करना चाह रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हम सबको ही बहुत मौके मिले और मजलिस तरक्की अदब में सबसे पहले तो अहमद नदीम कासमी साहब से बड़ी मोहब्बत थी, हम सब की मोहब्बत थी। तो वहाँ जाना होता था मंसूर अहमद के पास भी, तो फराज साहब जब भी लाहौर आते थे तो वहाँ ज़रूर आते थे। तो फिर काफ़ी देर बैठते थे और बहुत अच्छा एक उनके अंदर मिजाह भी था बहुत, और बहुत विटी थे, विट बहुत है और फ़िक्रा ऐसा खूबसूरत वो ज़ाया नहीं करना। तो बहुत ही एक खूबसूरत इंसान थे और उनके शेर जिस तरह वसी ने भी कहा कि ज़रबुल मिसल है, तो छोटी बैर में आप देखें जो उनको इतनी महबूबियत और मोहब्बत मिली है इसलिए कि उनका शेर हर सतह का फ़र्द जो है वो समझता है और उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। बाज़ को आप एक ऐसा बड़ा फ़लसफ़ा भी बयान कर देते हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आता। तो बड़ी बात करना और ऐसे आम लफ्ज़ों में करना कि जिस तरह आप देखें ना, वो एक उनकी गज़ल का एक शेर है कि हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंज़र बारहा देखा ना जाए। तो इतनी छोटी बैर में और इतना खूबसूरत और भरपूर जो है। तो एक दफ़ा मियाँ चन्नू मुशायरा पढ़ने गए थे, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, अहमद नदीम कासमी साहब, मुनीर नियाज़ी साहब और मुन्नू भाई साहब, हम सब थे, वसी भी, और सब थे, तालिब इल्मों में थे हम तो। लेकिन हाँ, तालिब इल्मों में, तो हम नौजवान थे उस वक्त। तो ये मैं तो ज़रूर नौजवान था। आप अभी भी हैं माशाल्लाह। हम बुजुर्ग थे। नहीं, मैं तो नहीं किया था, मैं तो उसमें सुगरा जो कि हमारी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, तो नहीं, इनसे ज़रा थोड़ा सा। तो वो जो है अपना समीना पीरज़ादा भी थी। तो हम सब लोग जो है ना, हम एक ख़वातीन काफ़ी थी, तो हमने एक कमरे में अपने बैग शैग रख दिए थे। तो वो कमरा बाद में फराज साहब को अलाट हो गया। आमिर बिन अली के घर हम ठहरे थे, तो वो उस कमरे में हमारे बैग वगैरह पड़े हुए थे। तो कुछ सुबह के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ तो अब किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उस कमरे में जाके अपना बैग उठा सके, क्योंकि फराज साहब का बड़ा रोब दबदबा आपको पता है कि उन्होंने कहना है कि मेरे कमरे में क्या लेने आ गए हैं ये बैग चेक। तो उनसे थोड़ा सा हम इस तरह डरते भी थे। बाकी शरारत वो उनके अंदर बड़ी थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने बस ख़त्म करी हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने उन्हें कहा कि फराज साहब को मैंने कहा, एक दफ़ा मिले, मैंने कहा शादी हो कहते फिर कि सानू की दसन का फ़ायदा। तो इस तरह मतलब है कि वो इज्जत बहुत करते थे हमारी। इसी टूर में या इससे आगे पीछे का टूर था। अच्छा, मैं नाम में हज़फ कर दूंगा, लाजमी बात है हमारे लिए सभी मोहतरम उनके दोस्त थे, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप समझिए को 30-40 लोग थे और बाज़ औक़ात ये होता था कि हम सब जब जाते थे तो अलग अलग बहुत सारे लोगों के पास अपनी कन्वेंस होती थी, कुछ के पास नहीं भी होती थी। तो लेकिन जिनके पास होती भी थी उनकी भी ख्वाहिश होती थी कि अच्छा भी उसी कोच के अंदर या कोस्टर के अंदर बैठ जाए। याद था भी आप? तो बेशुमार मरतबा शहजाद साहब से लेके ताबिर साहब से लेके और हम तक, मैं ही शायद सबसे ज़्यादा उस वक्त जूनियर था, आखिरी बिल्कुल जो मुझसे बात शायद वाला कोई भी शायद नहीं होता था। और फराज साहब सब कोस्टर में बैठ जाते थे, बाज़ औक़ात ऐसे होता था। एक मरतबा ऐसे ही हम सफ़र कर रहे थे तो ये था मियाँ चुन्नू वाला है किसी और का। तो ये मैं जैसे होता है ताबिर साहब बात चले गए, अच्छा जी फलाना चीज़ फलाना ये फलाना को बात पूछ ली, हमजा साहब से को बात कर ली। तो मैं यही बात मैं फराज साहब से कर रहा था जो अभी मैंने पहले जिक्र किया कि जी वो इस तरह से कुछ कॉलम वलम की बात आ रही है और ये वो। तो मैंने कहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने सख्ती से कहा, साथ में एक बड़े मज़े की बात की, कहने लगे नहीं हरगिज़ नहीं करना। मैंने कहा क्यों सर? कहने लगा नहीं तो तुम्हारी शायरी ऐसी हो जाएगी। एक बंदे की तरफ उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया, उसका मैं नाम नहीं ले रहा। फराज साहब का कि गालिबन अबू धाबी में एक शायर के घर वो ठहरे हुए थे। वो मेज़बान जो था वो शायर वायर तो नहीं था इतना, लेकिन कुछ लिखता था। उसने सोचा कि भी फराज साहब घर ठहरे हुए हैं तो मुरव्वतन ये मुझे फ्लैप लिख देंगे। तो मुसवदा दिया और कहा कि इस पे फ्लैप लिख दें। तो उस पे उन्होंने लिखा कि
इस शायरी को दाद देने का एक ही तरीका है कि ये उठा के ज़ोर से दीवार में मारी जाए। ओह वाह 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 वाह। ये लिख के दे दिया बकायदा। नहीं ये थे खैर वो यानी ज़मीर सच जाफरी साहब ने बोलते थे, लिखा शायरी है। के हवाले से हाँ बड़े उनके यहाँ जो है ना वो झूठ नहीं है। ज़मीर जाफरी साहब लिखते हैं कि मरी में एक मुशायरा था, तो हमारे एक सीनियर, अगेन उनका नाम भी मैं नहीं ले रहा, तो वो एक तवील नज़म पढ़ रहे थे। तो जब काफ़ी यानी तवील हो गई, काफ़ी ज़्यादा तवील हो गई, तो फराज साहब कहने लगे दोबारा सुनाइए, वो 78वां मिसरा ज़रा दोबारा सुनाइए। बिल्कुल मज़ेदार बातें, मज़ेदार गुफ्तगू जो है, उनकी याद जो है हम ताज़ा कर रहे हैं। और उनकी याद में जो गज़लें, हमारा जो पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है, जिनमें सारा गज़ल हैं, जिनमें एहसन अब्बास बडालियन हैं, हमें आप क्या सुनाएंगे आज? उन्होंने गाई हुई है यार आज तो फराज साहब दी कह लो। फराज साहब की बहुत खूबसूरत गज़ल है, तो रंजिश ही सही। बस आप हमें ये गज़ल सुनाएं। अभी हमने जाना है छोटी सी ब्रेक के बाद हम फ़ौरन ये गज़ल सुनेंगे और बड़ी खूबसूरत गज़ल है और मेहदी हसन साहब ने गाई है और आज हम आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फराज साहब की गज़ल जिसे मेहदी हसन खान साहब ने गा के अमर कर दिया। वाह। ना तू है ना वो माज़ी है फरार, अब लबों में हूँ ना तू है ना वो माज़ी है फरार, जैसे दो साए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। कुछ तो मेरे किरदार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे किरदार मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। किस को
किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आई थिंक आपने क्या बहुत जस्टिस कहना। किया है इस गाने बहुत को, अच्छा, और बेशक। खूबसूरत बहुत गजल उम्दा, सुनी। बहुत अच्छा अच्छा, गाया। बहुत अच्छा गाया है, मज़ा आया। क्या कहना। और अब हम थोड़ी सी बात उनकी शायरी पे करेंगे। आज मोहब्बत का दिन है और उनकी पोइट्री से हमें झलकता है कि वो कितने मोहब्बत को फ़रोग़ देते थे, क्यों नहीं। हम स्टार्ट करते हैं वसी शाह साहब से। जी हाँ। देखिए, एक मैं आप सिर्फ शेर सुनाने, कुछ भी सुनाए अच्छा, आप। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी जी। जैसे देखिए, इन्होंने इसमें फराज साहब ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पिंदार बुनियादी तौर पे अना को कहते हैं। अच्छा, इसको, इस मिसरे को पिंदार निकाल के 100 तरीके से कहा जा सकता है। कुछ तो कुछ मेरी अनाओं का, कुछ तो मेरी, सैकड़ों तरह से अना को इसमें रखा जा सकता है। अना बिल्कुल सामने का लफ्ज़ है, हर ख़ास व आम को समझ में आ सकता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे ज़ाती तौर पे या गालिब ने जहाँ पिंदार बांधा है या फिर फराज साहब ने पिंदार बांधा है, मुझे ये दो ही जगह अच्छा लगा। और एक बहुत, किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, मैं बिल्कुल ज़ाती बात कर रहा हूँ। मुझे इसलिए याद आया कि मैंने फराज साहब के साथ एक शेर शेयर किया, हम जिसे दरखुरे मरहम भी न समझे थे वसी, सच तो ये है कि वही ज़ख्म बहुत गहरा था। अब दरखुरे मरहम जो है, दरखुरे वो एक मुश्किल लफ्ज़ है पूरा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा इसको लायक़े मरहम कर दें या इस्तेसादा कर दें। बहुत शानदार बात फराज साहब ने मुझसे की। उन्होंने कहा, देखिए, लोगों की ना तरबियत भी करनी चाहिए। ये शायर का फ़र्ज़ है कि वो मकबूलियत की वजह से या इसलिए कि भाई उसका शेर जो है वो हर आदमी को समझ में आए, उसकी वजह से अपने आप को नीचे नहीं लाना चाहिए, बल्कि आवाम की आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करनी चाहिए। तो ये शायरी से उनकी कमिटमेंट की बात है कि वो मकबूलियत को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते थे, मगर मिसरे की और शेर की खूबसूरती को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। एक बात हो गई। और आखिर में शेर सुनाने, अभी ये बाद में आप बस हमें, आप शेर सब, मैंने अपनी बात कर ली, आप इनसे शेर सुन लीजिए, कोई बात शेर नहीं। सुनेंगे। मुझे ब्रेक की कॉल आ रही है, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद ना, कि आई नो कि थोड़ा सा होता है, डिस्टर्बेंस भी होती है, बट ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे और हम शेर व शायरी का सिलसिला जारी रखेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें, आज मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत की शायरी हम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फरार। अब के तजदीदे वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीदे वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। वाह। मुद्दतों से यही आलम न तवक्को न उम्मीद, मुद्दतों से यही आलम न तवक्को न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। वाह। खूबसूरत जी। सुगरा साहिबा, एक शेर में बिल्कुल पढ़ूंगी कि जिस समत भी देखूं
नज़र आता है कि तुम हो। आहा, जिस समत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो। ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। क्या कहना है? क्या कहना जी। मैं शेर सुनाऊंगा अपनी पसंद का नहीं, अहमद नदीम कासमी साहब की पसंद का। वाह। उनसे मैंने पूछा एक दफ़ा कि फराज साहब का कौन सा शेर आपको पसंद है, तो उन्होंने फराज साहब का शेर सुनाया, तेरी कुर्बत के लम्हे हाय फूल हाय, जैसे, फूल जैसे, हाय हाय। तेरी मगर कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्र मुख्तसर है। वाह क्या वाह क्या? वाह वाह क्या बड़ा वाह, शेर है। वाह वाह। क्या वाह, क्या? वाह। हसन साहब। निभाता कौन है कौलो कसम तुम जानते थे, ये कुर्बत आर्जी है कम से कम तुम जानते थे। उससे यार बेवफा के मुझे पैगाम आए। उस यार बेवफा के मुझे जिसे करार ना आया, कहीं
प्यार